हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी बाय साधना मैम। वेलकम बैक क्लास 9th स्टूडेंट, चैप्टर 5 और नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन तो हम पहले भी कर चुके थे। बात थी कि एक्सरसाइज कराई जाए, तो एक्सरसाइज के लिए हम वहाँ 1 by 1 क्वेश्चंस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू और फॉल्स आता है। तो ट्रू और फॉल्स जो आपकी बुक में ट्रू और फॉल्स दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं और आपको मैं यहाँ डिस्क्राइब करके बताऊंगी क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहला बोलता है कि क्या एक पॉइंट से एक लाइन ही पास होगी। नहीं, ये देखो 1 एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका फॉल्स। नहीं भाई, एक लाइन से इनफाइनाइट नंबर, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या किसी दो पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर पास हो सकती है। नहीं, ये कल एक पढ़ा था ना, एक एग्जाम में डाला हुआ था कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। A terminated line can be produced indefinitely or both or false. Yes, both the side. एक लाइन है जो टर्मिनेटेड हो चुकी है, इस टर्मिनेटेड लाइन को हम अगर बढ़ाना चाहें तो दोनों साइड इनफाइनाइटली हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, यूक्लिड ने ये सब कुछ पहले बोला हुआ है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर आल्सो इक्वल। तो ये भी फॉल्स था, ये ट्रू था, और ये नेक्स्ट जो है वो भी ट्रू आने वाला है। कैसे? ये कह रहा है कि कोई दो सर्कल इक्वल है। दो सर्कल इक्वल एक ही केस में कहा जाता है जब उनकी रेडियस इक्वल हो। तो ये तो कह रहा है भाई हमारा ठीक ही है फिर तो। पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर ए बी पी, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें लाइनें बना रखी हैं ए बी, थोड़ी टेढ़ी अर्जी बना रखी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू, और एक बना रखी है एक्स वाई, और आपको बोल रखा है कि अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, मतलब ए बी तो इसके बराबर है पी क्यू के बराबर। ए बी किसके बराबर है बेटा? पी क्यू के बराबर। पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर है। तो डेफिनेटली ए बी किसके बराबर होगी? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये भी हम एक्सियम्स में पढ़ चुके हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो सिंपल ये था कि ट्रू फॉल्स बताओ और स्टेट कर दो। स्टेट आपको मैं बताती रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग स्टेट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको पूरा डेफिनेशन पूछी गई है बेटा, डिफाइन करना है। डिफाइन बोले तो परिभाषा देना है। तो पहली है परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइंस। ये सिंबल होता है पैरेलल का। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कांस्टेंट, मतलब ये दो लाइन है ए और बी, सी और डी, इन दोनों लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब तो पता है क्या होता है आपको, एक जैसा, तो वो लाइन होती है पैरेलल लाइन। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि लाइन विच कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी आपस में वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब पता है? काटना, किसी एक पॉइंट पे आके कट जाती है वो, तो नहीं करेंगी। तो उस ये जो लाइन है, सो वी रिक्वायर टू डिफाइन ए पॉइंट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू बिटवीन टू लाइंस। तो मतलब ये कह रहा है कि इसके बीच में ये जो दो लाइन है
या फिर इसको अगर इस लैंग्वेज देखो, इन दोनों को, वो कभी इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होंगी, देखिए ये जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? और ये लाइन इस लाइन पे, मतलब हर पॉइंट पे उस लाइन को अगर टच करोगे तो वो उसका क्या होगा, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन याद रखेंगे। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये ऐसे करके उल्टा टी। द लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो है परपेंडिकुलर लाइंस। इज इट? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन विच ड्रॉ फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की बात आ रही है यहाँ पे, ये एंड पॉइंट है, मतलब कहीं आके ये रुक जाती है, तो लाइन सेगमेंट होती है ये। तो ये तीनों डेफिनेशन थी। और नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर की, वो नोट कीजिए। रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, यू नो द रेडियस ऑफ सर्कल, एक पॉइंट जिससे, जैसे अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से अगर कंपास यूज करो तो एक पूरा का पूरा इस तरीके से खिंचता ना, जो कि पॉइंट सेंटर को बताता है। उसके बाद जो सर्कल बनता है कि हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होती है, पता है चीजें, जिसे रेडियस बोला गया। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और आपको एक सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए, बस ये चाहिए और सर्कल आ गया। स्क्वायर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, जिसका हर जो साइड्स होती है, एजेस होती हैं, वो इक्वल होती हैं, और वो जो 90 डिग्री बना रही होती हैं वो स्क्वायर, वो स्क्वायर होती है। अब ये दो चीजें, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और 5 क्या है। देखो 3 वाला आप खुद कीजिएगा, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही गया होगा सुन सुन के कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। आपको ये जो पॉइंट दे रखे हैं कि कौन से पोस्टुलेट से कनेक्टेड है ये पॉइंट, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी, उनके बीच एक पॉइंट सी है। ये आपको सबको बताया हुआ है मैंने कि ये कौन सा, ये नंबर 3 नंबर पे है, ये शायद मेरे एक हिसाब से पोस्टुलेट नंबर 3, एक्सियम्स नंबर 3। तो इसमें ये आपको इसमें मिल जाएगा कि जब वो 3 पॉइंट आपस में मिलते हैं तो सेंटर वाला क्या करता है, आपस में एक दूसरे को पॉइंट में उसके बराबर ही होते हैं। इसके जैसा हमने एक एग्जांपल भी कर रखा है, पोस्टुलेट नंबर 4 है। तो एक्सियम्स हो या पोस्टुलेट्स हो, हमने सब कुछ तो पढ़ ही लिया, और ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो आप एक बार देखेंगे उसको और बताएंगे कि ये किस में है। अब आए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 को मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप कीजिएगा तो किंग करेंगे क्या? करना ही पड़ेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको एक लाइन दी हुई है, उसमें 4 पॉइंट बता रखे हैं, और उस पॉइंट को बता रखा है कि बताइए कि ACBD, अगर ACBD के बराबर है तो क्या ABCD के बराबर होगी। तो ये भी एक्सियम पर ही जा रही है ये लाइन। फिगर से मेंटेन करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ जाने वाला क्वेश्चन है बार एंड बार। बार एंड बार मतलब बार बार। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, आपको एक लाइन देके बोलता है कि बेटा ये लाइन है, इसमें क्या है,
AC है जो BD के बराबर है, तो आप प्रूव करो कि AB जो है वो CD के बराबर होगा। देखिए करने के लिए तो हम इसको सिंपली सिर्फ बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ नंबरों की भी है कि नंबर भी चाहिए हमको। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और योर करिकुलम, मैंने वही उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करके दिया जिस हिसाब से आपको स्कूल के एग्जाम में सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लिखेंगे कैसे, गिवन इफ AC इज इक्वल टू BD, आपको ये दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है। ये दो लाइनें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में होती हैं, क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो कंस्ट्रक्शन की लाइन भी आती है इसके अंदर। AC इक्वल्स टू क्या है, AB प्लस AC BC, यही है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। BD हमने यही टर्म क्यों उठाई, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये सब कुछ, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे उठा ली। ये कह रहा है एज वी नो AC इज इक्वल टू BD एज गिवन इन क्वेश्चन। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या देखा कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी, क्योंकि इक्वल्स के इक्वल भी इक्वल ही होता है, ये भी एक्सियम में बोला गया था, यूक्लिड बोले थे। तो ये तो इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स इफ इक्वल्स आर डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कुछ भी करो, उसके पास कुछ भी ऑपरेशन डालो स्टेप, अगर वो है तो उसका आपस में जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, इक्वल। हैंस हमने भी प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया हमने कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 के देखिए इसके अंदर AB किसके बराबर है, CD के बराबर, क्योंकि BC और BC तो कैंसिल आउट, ठीक है, तो इसके बराबर हो गया ये AB और CD के। क्लियर आउट। आप इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चंस मैंने जंप किए हुए हैं बेटा, वो 4 और 5 मैंने जंप इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये मैं पोस्टुलेट से बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ और कुछ तो आप भी करेंगे, मैथ्स है भाई, है ना। फिर भी नहीं आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको श्योर बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सा हम जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे ना तब तक हमारी भी लेवलिंग नहीं होगी, ठीक है। मैं मेन क्वेश्चन तो कराया ही जा रही हूँ आपको। फाइन, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि why is axiom 5 in the list of the Euclid axioms considered as the universal truth। क्या थी एग्जाम नंबर 5, कहा था whole is greater than the part। तो इसको यूनिवर्सल फैक्ट कैसे बोला गया, इसको यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे बोला, क्योंकि ये हमेशा सेट बैठती है यार, इसलिए बोला गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इतना बोल के तो नहीं कहेंगे ना कि हमें तो सही होता है भाई यार, क्या दो से नंबर नहीं मिलने वाले ना, मैम आके दो चपाड़ और लगाएगी गाल पे, है ना, ऐसा ही होगा। चलो एग्जाम 5 ने कहा था कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, इट इज कंसीडर एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन का सारा जो भी उन्होंने ओमिट किया है ना वो यहाँ करेंगे, आप सब कुछ लिखेंगे, फिर आप उसके साथ एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको उस टाइम बताया था कि दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया या जयपुर इज अ पार्ट ऑफ राजस्थान। तो जयपुर का एरिया बड़ा होगा या राजस्थान का एरिया बड़ा होगा, राजस्थान का बड़ा होगा, तो जयपुर छोटा। आप जयपुर छोटा मतलब जयपुर तो पार्ट है और राजस्थान तो होल है, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन। एक और दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल के 4 पार्ट कर दे, इक्वल पार्ट कर देना बेटा, नाम दे दू A B और C D। आपको पता है कि आप ये पूरा लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, मेक अ सर्किल एंड डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट, दैट इज A B C D respectively। A B C D मेक्स होल, है ना, कंबाइंड ABCD क्या बनाएंगे, होल। तो एज वी नो
तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, या फिर हमें उल्टा प्रूफ करना है तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इजंट इट? हमेशा होगा, क्योंकि ए क्या है? पार्ट, ये पूरा क्या है? होल। अगर मैं आपको बोलूं बी प्लस सी क्या है? पार्ट, इसका एक पार्ट हुआ, वो भी हमेशा क्या होगा? पार्ट होगा। किसके बड़ा होगा? ये साइन थोड़ा सा गलत लग गया था, कोई बात नहीं, कैमरा फेस नहीं होता भाई, ठीक है। तो बी प्लस सी मतलब पार्ट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे? होल से। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल से हमने क्या कहा कि पार्ट हमेशा छोटा होता है, किससे? होल से। या फिर कहें कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2 5.1 एनसीईआरटी की, जो कि फिनिश्ड हो चुकी। 2 क्वेश्चन आपके लिए टू डू है, लेकिन वो भी मैंने करा चुकी हूँ। कहीं आप वीडियो देखेंगे ना पहले, तो एक्सियम और पोस्टुलेट कराया हुआ है, तो वो उसमें है डिस्क्रिप्शन। क्लियर आउट? यहाँ तक क्लियर? एक्सरसाइज 5.2 को अगर हम देखें तो वो 5th पोस्टुलेट पर है। 5th पोस्टुलेट आपको पता ही क्या है कि अगर 2 लाइन आप ड्रॉ करेंगे, अगर आप 2 लाइन आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, और वो दोनों लाइन कैसी? उनकी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी वाली कंडीशन होगी। और उनको कोई अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर से कट कर रही है, इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर से, तो वो क्या करेगी? 1-2 इंटीरियर एंगल बना रही होगी, θ1 और θ2। तो ये 2 एंगल जो बने हुए हैं वो बेटा वे हमेशा 180 डिग्री से छोटे ही होंगे। ये रीजन भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये भी बताया मैंने कि जाके ये क्या मिलेंगे, और इट फॉर्म अ ट्राइंगल, और सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि आप यूक्लिड 5th पोस्टुलेट को दोबारा अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे और कैसे इजी वे में समझेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया है आपको, आप उसी तरीके से उसको लिख लेंगे और समझा देंगे एग्जाम्पल के साथ में। दूसरा वो बोल रहा है कि डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। इन्होंने तो सिर्फ सीधा सीधा बोला कि लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए भाई, मीट करनी चाहिए। पैरेलल आई तो केस कुछ और ही होने वाला है। केस क्या होगा? वो ये पैरेलल लाइन है, नेवर मीट टू ईच अदर, इस पे डायरेक्ट खींचेंगे हम, तो ये क्या बनाएंगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पे केस क्या होगा? θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था आपका सेकंड, एक्सरसाइज 5.2 का मैं बता चुकी हूँ आपको। 9th क्लास ग्रो अप ऐसे बनाएंगे लाइन का नाम, while we draw or 2 parallel line AB and CD and EF is a straight line that incident on वो दोनों लाइन ऊपर से 90 डिग्री पे। तो स्ट्रेट लाइन आएगी, पैरेलल लाइन पे इंसिडेंट कर रही है, तो वो 2 एंगल बनाएगी, और वो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। मतलब कहें कि उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर ही होगा। इज इट क्लियर? और इस केस में क्या होगा? पोस्टुलेट 5 के अकॉर्डिंग कि उस दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा। यहाँ तक क्लियर? ये यहीं पे आपकी चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री का समापन होता है। ठीक है, नाउ यू जस्ट गेट प्रैक्टिस। मैथ के 5 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, और आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो make me comment. Till then, you take care. Bye. Thank you.